हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, वहीं पर क्विज मिलेगी, तो डेली आप क्विज भी सॉल्व कर लिया करो। क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर का, उसके बाद बढ़ेंगे आगे की तरफ। गुजरात में दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है। कर्नाटक ने दुर्लभ बीमारी वाले SC/ST रोगियों के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। और पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमान के लिए $450 मिलियन के पैकेज की घोषणा करी है। सिंगापुर ने दोस्तों भारतीय पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेना पदक से सम्मानित किया है। और वहीं NTPC ने सशस्त्र बलों को नवीनीकरण ऊर्जा सप्लाई करने के लिए समझौता किया है। एशिया क्रिकेट कप 6वीं बार जीत लिया है श्रीलंका ने। और पवन सी लाल ने पुस्तक लिखी है फोर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पोन्नार स्टोरी। पवन सी लाल, अगेन रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, पूर्व कप्तान एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और अभी हाल ही में बहुत ही महान पुरातत्वविद बीबी लाल जी का निधन हो गया है। ये पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित थे। ये कल के करंट अफेयर थे। अब चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। लेकिन आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, करंट अफेयर की ई बुक जो आती है मंथली, वो आ चुकी है अगस्त महीने की। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि ऑफिस न्यू सेटअप हुआ और उसमें टाइम लग गया। तो यहाँ पर देखिए अब इंग्लिश वाली भी आ गई है। इंग्लिश के जो जिनको ई बुक चाहिए वो जाकर के ले सकते हैं, हिंदी वाले भी जाकर के ले सकते हैं। कहाँ पर मिलेगी? एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। अगस्त ही नहीं, बाकी आप पिछले 1, 2, 3 साल जितने भी ई बुक लेना चाहते हो सब मिल जाएगी वहां पर। कॉम्बो भी मिलेगी और इंडिविजुअल मंथली भी मिलेगी। ठीक है, आपको चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ डिटेल में समझाया जाता है, सब सारी डिटेल जानकारियां दी जाती है 100% गारंटीड कवरेज के साथ। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। आप जाकर के इसे ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, आप उस पर संपर्क करके भी इस ई बुक को UPI के माध्यम से, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में यूएस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए यूएस ओपन संपन्न हो चुका है। यूएस ओपन संपन्न हो चुका है, अमेरिकी ओपन जिसे कहते हैं। तो यूएस ओपन के महिला एकल का खिताब जीत लिया है इगा स्वितेक ने। इगा स्वितेक आपको याद होगा इसी वर्ष फ्रेंच ओपन भी जीती थी। फ्रेंच ओपन भी यही जीती थी ना 2022। तो अब 2022 का यूएस ओपन भी जीत गई हैं। यानी आपको एक नाम और नहीं याद करना पड़ेगा। इगा स्वितेक दोस्तों पोलैंड की हैं और इन्होंने ओन्स जेबुअर को हराया है जो कि ट्यूनेशिया की हैं। यहां पर देख पाओगे आप आर्टिकल, इगा स्वितेक विंस विमेंस टाइटल एट 2022 यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम। इनका दोस्तों ये तीसरा खिताब था, तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत था इनके करियर का। इन्होंने 2022 में अभी फ्रेंच ओपन जीता था और 2020 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। ठीक है, और अभी यूएस ओपन जीत गई हैं। तो 3 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुकी हैं। अभी के टाइम पर नंबर 1 खिलाड़ी हैं ये टेनिस में। ठीक है, नंबर 1 रैंक पर हैं। ये यूएस ओपन खेल रही थी जो जीती हैं। यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई थी। अब आपके मन में पुरुष एकल भी आ रहा होगा, बिल्कुल आना भी चाहिए। यूएस ओपन के पुरुष एकल का भी देख लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से पेज बना दिया जिससे आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर सको। पुरुष एकल के विजेता दोस्तों कार्लोस अल्कराज हैं, ये स्पेन के हैं। उप विजेता हैं कैस्पर र्यूड, ये नॉर्वे के हैं। महिला एकल विजेता इगा स्वितेक पोलैंड की हैं और ओन्स जेबुअर ये उप विजेता रही हैं ट्यूनेशिया की। शुरुआत हुई थी यूएस ओपन के 1881 में। हार्ड कोर्ट पर यह खेला जाता है और साल का चौथा ग्रैंड स्लैम होता है। इस प्रकार से ग्रैंड स्लैम अब हुआ इस वर्ष का समाप्त, यानी चारों ग्रैंड स्लैम हो चुका है। तो इस पर एक वीडियो आएगी और चारों को आपको एक साथ याद करा करके पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और आप यूएस ओपन तैयार कर लो। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास गगन स्ट्राइक का आयोजन कहाँ किया गया? तो गगन स्ट्राइक का आयोजन दोस्तों किया गया पंजाब और हरियाणा में। ए और बी दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तों गगन स्ट्राइक ये एक्चुअली में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के बीच में था। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक। ठीक है, तो ये पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आयोजित हुआ गगन स्ट्राइक। ठीक है, और हरियाणा में अंबाला की सीमा पर 4 दिनों तक ये चला। तो इसमें अपाचे 64E, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, WSI, बहुत सारे इसमें सब चीजें यूज की गई। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना कैसे मिल करके स्ट्राइक कर सकती है, इसके लिए ये एक्सरसाइज हुई। ओके, आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में कहां पर 2 दिवसीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव शुरू हुआ? राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव ये दोस्तों अभी राजस्थान में शुरू हुआ है। कहां पर? राजस्थान में शुरू हुआ है। यहां पर आप देख पाओगे 2 डे नेशनल डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन बिगिन इन राजस्थान। तो ये 2 दिनों का था, कोटा राजस्थान में आयोजित हुआ 12 और 11 सितंबर को। 11 और 12 सितंबर को ये कॉन्क्लेव आयोजित हुआ है। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया और रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, इन दोनों ने मिलकर किया। इस प्रदर्शनी में दोस्तों T-90 टैंक दिखाए गए, BMP-2 टैंक, आर्टिलरी गन, बहुत प्रकार के स्नाइपर, मशीन गन, ये सभी चीजें यहाँ पर शो कराई गई। तो ये एमएसएमई कॉन्क्लेव था, राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि अब भारत डिफेंस सेक्टर में भी दोस्तों आत्मनिर्भर हो रहा है। तो आत्मनिर्भर हो रहा है तो भारत जो है समय समय पर एग्जीबिशन हो, या फिर आपको पता होगा कि भारत डिफेंस एक्सपो किया करता है। इस बार का डिफेंस एक्सपो कहाँ किया जा रहा है? इस बार का डिफेंस एक्सपो दोस्तों गुजरात में होगा, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार का डिफेंस एक्सपो हुआ तो इसमें मतलब कुल मिला करके ये दिखाया जाता है कि देखो हम स्वदेशी क्या क्या टेक्नोलॉजी ला सकते हैं और क्या क्या लाने जा रहे हैं। हमारे जो चीजें हैं, डिफेंस इक्विपमेंट हैं, कैसे आसपास के जो छोटे गरीब और बाकी देश हैं वो कैसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर शो कराई जाती हैं। तो 11 और 12 सितंबर को ये डिफेंस कॉन्क्लेव हुआ, राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव। आगे, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया? देखिए, किंग इज बैक। अभी तक दुनिया में विवाद चल रहा था तो ये भाई साहब एकदम शांत बैठे थे। अभी देखिए थोड़ा सा शांति की तरफ बढ़ रहा है। उधर रसिया यूक्रेन वार भी ठंडा पड़ गया, इधर कोरोना वगैरह भी सब ठंडा पड़ गया। तो अब फिर से आ गए किम जोंग उन, उत्तर कोरिया के तानाशाह, ये फिर से शुरू कर दिए हैं कलाकारी। ये अपने आप को न्यूक्लियर रिच कंट्री डिक्लेयर कर दिए हैं और खुद ही डिक्लेयर किए कि हम परमाणु संपन्न देश हैं अब। और हम साथ ही साथ वो संसद में भी ये बदलाव कर लिए अपने वहां पर, और उसमें ये कर दिए, अनाउंस भी कर दिए साथ ही साथ कि अगर कोई देश हम पर 100 साल तक भी अगर लगाता है सैंक्शन, तब भी हम लोग परमाणु परीक्षण करना जारी रखेंगे, परमाणु हथियार बनाना जारी रखेंगे, जिसको जो कुछ करना हो कर ले। तो ये है किम जोंग उन, उत्तर कोरिया के तानाशाह, और इन्होंने अपने आप को, उत्तर कोरिया को न्यूक्लियर रिच कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया गया है उत्तर कोरिया। चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये है अपना प्यारा भारत। यहां से आप आओगे चाइना को पार करोगे, इसके बाद आप इधर आओगे जापान साइड में, तो यहाँ पर आपको कोरियाई गणराज्य दिखेगा। इसी में ऊपर है नॉर्थ कोरिया, नीचे है साउथ कोरिया। दोनों में दुश्मनी है भयंकर वाली। यहाँ की सियोल है राजधानी दक्षिण कोरिया की, और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। इसके बीच में जो ये लाइन अलग करती है ना, यहीं से 38th पैरेलल गुजरी हुई है। 38th पैरेलल पूछा जा सकता है आपसे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन अलग करता है, तो आप बताएंगे 38th पैरेलल। ओके, तो फिलहाल ये है नॉर्थ कोरिया। ओके, ये जितना ही पिछड़ा देश है उतना ही एडवांस देश है साउथ कोरिया। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि डेमोक्रेसी है और वहीं नॉर्थ कोरिया में तानाशाही है। फिलहाल हम लोग से क्या मतलब है, दक्षिण कोरियन पीपुल वॉन जो है ये यहाँ की करेंसी है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इतालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? इसको जीत लिया है एक बार फिर से मैक्स वर्स्टैपेन ने। देखिए, मैक्स वर्स्टैपेन इस सीजन में ना धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक 16 रेस हुई हैं और 16 में 11 रेस ये अकेले जीते हैं इस सीजन का। मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल के खिलाड़ी हैं दोस्तों, और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? नीदरलैंड की ये रहने वाले हैं। तो इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। अब ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स पहली बार इन्होंने जीता है, मतलब अभी तक कोई भी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स इनके करियर का नहीं आया हुआ था। इन्होंने पहला जो है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है अपना, और ओवरऑल इस सीजन में 11वीं रेस ये जीत लिए हैं। पूरे करियर की बात करें तो टोटल 31 रेस इनकी हो चुकी हैं। ठीक है, तो इटालियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है और इसको जीत लिया है इन्होंने। अच्छा, एक चीज और, अब फार्मूला 1 रेस खत्म होने को है। ठीक है, 16 रेस हो गया है, लगभग 19 या 20 रेस होती हैं। जैसे ही खत्म होता है सारा का सारा रेस का एक ट्रिक बना करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला, पेंशन एट योर डोर स्टेप, इस पहल की शुरुआत कहां पर हुई? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में मुंबई में हुई है। पेंशन एट योर डोर स्टेप, यहाँ पर आप देख पाओगे प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफिसर
मुंबई बिगिंस पेंशन एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों एक तो पेंशन जो रिसीव करते हैं उनके डोर स्टेप तक पेंशन पहुंचाए जाने की व्यवस्था की जाएगी, यानी उनके दरवाजे तक पेंशन कैसे पहुंचाई जाए। साथ ही साथ टोल फ्री नंबर जारी करके और ऐसा कोई ग्रीवेंस ऑनलाइन प्रोवाइड करा करके उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सके, इसके लिए ये शुरू किया गया है प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल्स ऑफिस के द्वारा मुंबई में। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे प्रधान महालेखाकार के कार्यालय भी जा सकते हैं, वो अपनी समस्याओं को हल करा सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल के तहत। अगला, हाल ही में किस राज्य में नागा मिर्च महोत्सव मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागा मिर्च महोत्सव पहली बार दोस्तों नागालैंड में मनाया जा रहा है। नागालैंड, देखिए नागा से नागा आप याद रख लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, जैसे ही नागा कुकुम्बर मैंने आपको याद कराया था, नागा खीरा, ठीक है ना, जिसको जीआई टैग मिला था, ऐसे ही नागा मिर्च महोत्सव। हालांकि नागा मिर्च जो है इसको जीआई टैग मिल चुका है बहुत पहले ही। इवन हम कहें अगर कि फर्स्ट प्रोडक्ट नागालैंड का यही बना था जिसको जीआई टैग मिला था तो गलत नहीं होगा। नागालैंड का पहला प्रोडक्ट नागा मिर्च ही बना था जिसको जीआई टैग मिला था, लेकिन इस बार इसका पहला फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ठीक है ना, पहली बार नागा मिर्च महोत्सव मनाया जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसको जीआई टैग तो बहुत पहले ही मिल गया था। तो यहाँ पर आप देख पाओगे नागालैंड होल्ड्स फर्स्ट इवर किंग चिली फेस्टिवल। नागा मिर्च को ये लोग किंग मिर्च भी कहते हैं। ठीक है ना, किंग मिर्च भी कहते हैं, किंग चिली भी कहते हैं। तो ये अभी हाल ही में कोहिमा में मनाया गया। ठीक है, कोहिमा के सोईहामा गांव में मनाया गया, पहली बार मनाया गया वहां के उद्यानिकी विभाग के द्वारा। एक चीज और, कोहिमा जिले के बोत्सा ब्लॉक को दोस्तों नागा मिर्च की खेती करने के लिए फोकस क्षेत्र भी घोषित किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में किस सेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील फ्रिगेट तारागिरी को लॉन्च किया है, तो भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत तीसरा स्टील फ्रिगेट आ गया है, आईएनएस तारागिरी। यहां पर देख पाओगे आप आर्टिकल, आईएनएस तारागिरी द थर्ड स्टील फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट 17A, ये लॉन्च कर दिया गया है, अभी कमीशन कर दिया गया है। इसकी यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस आप देख पाएंगे। और वैसे मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 17A के तहत ये तीसरा स्टील युद्धपोत है। इससे पहले जो दो थे उनका नाम आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट 17A के तहत पहला स्टील फ्रिगेट कौन सा था, तो आप बताएंगे नीलगिरी, दूसरा उदयगिरी, तीसरा तारागिरी। ठीक है, चलिए, तो इसको मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले पूछा गया था आपसे आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत कमीशन किया गया था ना, तो आईएनएस विक्रांत को किसने बनाया है, आईएनएस विक्रांत को किसने बनाया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने उसे बनाया है। ठीक है ना, इसे मझगांव डक शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। आईएनएस विक्रांत दोस्तों भारत का पहला इंडिजीनियस वार एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो अभी तक का सबसे बड़ा है। इससे भी बड़ा आ रहा है आईएनएस विशाल, इस पर भी मैं आपको कभी वीडियो दूंगा जरूर। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। एक आईएनएस विक्रमादित्य है, ये तीन जो नाम मैंने लिए, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विशाल, ये वार एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अगला, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए किस आईआईटी संस्थान ने आईबीएम के साथ साझेदारी की है, तो दोस्तों आईआईटी मद्रास ने साझेदारी करी हुई है आईबीएम के साथ। किसके लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए। आईआईटी मद्रास ना सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, चाहे इंडिया की कोई रैंकिंग आती है उसमें भी ये टॉप पर ही रहती है। ठीक है, आईआईटी मद्रास जो है आपको याद होगा कि ये हाइपरलूप पर भी काम कर रही है इंडियन रेलवे के साथ मिलकर के, हाइपरलूप पर। ठीक, तो क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी मद्रास ने आईबीएम के साथ साझेदारी करी हुई है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक एडवांस प्रकार की कंप्यूटिंग सिस्टम है और अब आईबीएम जो है इंडिया में विस्तार करेगा। ठीक है, इसको लेकर के आपको पता होगा इंदौर में क्वांटम लैब भी स्थापित हो गया है, ये भारतीय सेना के द्वारा स्थापित किया गया था, कुछ दिन पहले ही इसको मैंने आपको बताया हुआ था। तो दोनों पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे, एक तो क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने आईबीएम के साथ साझेदारी करी, दूसरा इंदौर में क्वांटम लैब खोली गई भारत की पहली भारतीय सेना के द्वारा। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित कर दी है, तो केंद्र सरकार ने दोस्तों दिल्ली नगर निगम के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के वार्डों की मैक्सिमम संख्या जो है, नंबर्स जो है वो फिक्स कर दी है या कहीं एक प्रकार से घटा दी है। ठीक है ना, तो इन्होंने लिमिटेड कर दी है 250 के आसपास, पहले 272 हुआ करती थी, अब लिमिट कर दिया है 250 पर।
ठीक है, यहाँ पर देख पाओगे आप आर्टिकल है AIR न्यूज का, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वार्ड एट 250 इन MCD। अब इसके तहत इसमें जो 42 वार्ड हैं ये अनुसूचित जात के लिए रिजर्व भी कर दिए गए हैं, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है? इसके लिए अभी अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी करी गई थी। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था ईरानी कप का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने डिटेल में आंसर किया था, कारण ये था बहुत ही इजी क्वेश्चन भी था। तो इसमें जो टॉप 10 आए थे उनके नाम है SK मोटिवेशनल, रविकांत कुमार, रविशंकर, आयुषी कश्यप, उषा साहू, मंटू कुमार, सुष्मिता साहू, दिव्या एंजल, स्मार्ट बॉय और रतिकांत राणा। ठीक है ना, तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया। सबसे पहले आंसर किया, आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। हाँ, कॉपी पेस्ट मत किया करो। देखो कॉपी पेस्ट करोगे ना तो मुझे पता चल जाएगा कि वो आपका लिखावट है या कॉपी पेस्ट है किसी वेबसाइट से। जल्दबाजी के चक्कर में कॉपी पेस्ट कुछ लोग कर देते हैं, तो ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। मेरा मोटो है कि आप लोग जब अपने हाथों से लिखोगे तो आपके मन में वो चीजें याद हो जाएंगी लॉन्ग टर्म के लिए। साथ ही साथ वो अगर अपनी भाषा में रहेगी ना तो दूसरा स्टूडेंट भी अगर उसे पढ़ेगा तो उसका भी फायदा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ सिर्फ कमेंट करवाने के लिए नहीं आपसे ये क्वेश्चन देता हूँ, मैं देता हूँ इसलिए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स अपने मन से भी रिसर्च करके लिखो और वो चीजें और भी लोग पढ़ें तो उनको भी और भी सारे पॉइंट मिल सके। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टाइम लिमिट होती है 20 मिनट की। 20 मिनट में मैं आपको लिमिटेड चीजें ही दे सकता हूँ, तो बाकी चीजें आप लोग के कमेंट से और लोग पा जाते हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। आज का क्वेश्चन आपके लिए ये सामने रहा, सेवा दिवस कब मनाया जाता है और 36वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभारंभ क्या है। दोनों के बारे में आप जो भी पता है आपको डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज PDF आपको MGT ऐप पर मिलेगी, ई बुक भी आ गई है, ई बुक भी जा करके आप ले सकते हैं। टेलीग्राम पर भी PDF भेज जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक दी वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।